अध्याय 25। प्रेम की भूमि। ठीक है, क्या ही तुम कह सकते हो? सॉहर्स ने पूछा जब उसने अपनी गांठदार आंखों से हैंक को देखा और धीरे से उस शाखा को हिलाया जो उसकी पूंछ का काम करती थी। वे ओज़मा के महल के पीछे एक खूबसूरत अस्तबल में थे, जहां लकड़ी का सॉहर्स बिल्कुल जीवित सोने के पैनल वाले खलिहान में रहता था, और जहां कायशेर और भूखे बाघ के लिए कमरे थे, जो उनके लेटने के लिए नर्म गेंदों और खाने के लिए सुनहरे कुंडों से भरे हुए थे। सॉहर्स के स्टॉल के बगल में हैंक, खच्चर के लिए एक और जगह रखी गई थी। ये दूसरी जगह जितनी सुंदर नहीं थी, क्योंकि सॉहर्स ओज़मा का पसंदीदा घोड़ा था, लेकिन हैंक के पास बिस्तर के लिए गेंदों का भंडार था, जिसकी सॉहर्स को जरूरत नहीं थी क्योंकि वह कभी सोता नहीं था, और यह सारी विलासिता छोटे खच्चर के लिए इतनी अजीब थी कि वह बस चुपचाप खड़ा रह सकता था और अपने आसपास के माहौल और अपने अजीब साथियों को आश्चर्य और विस्मय से देख सकता था। कायशेर बहुत गरिमा में दिख रहा था, अस्तबल के संगमरमर के फर्श पर लेटा हुआ था, शांत और आलोचनात्मक नजर से हैंक को देख रहा था, जबकि पास में ही विशाल भूखा बाघ बैठा था, जो अभी अभी आए नए जानवर में उतना ही दिलचस्पी ले रहा था। सॉहर्स हैंक के सामने अकड़कर खड़ा था। उसने अपना सवाल दोहराया, क्या आप केवल ही कह सकते हैं? हैंक ने शर्मिंदगी से अपने कान हिलाए। मैंने अब तक इसके अलावा कभी कुछ नहीं कहा है, उसने उत्तर दिया, और फिर वह खुद को बोलते हुए सुनकर डर से कांपने लगा। मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ, शेर ने अपने बड़े सिर को हिलाते हुए कहा। उसकी इस भूमि में भी अजीबोगरीब चीजें होती हैं, जैसे कि हर जगह होती हैं। मुझे लगता है कि तुम यहाँ ठंडी, सभ्य, बाहरी दुनिया से आए हो, है न? मैंने किया, हैंक ने उत्तर दिया। एक मिनट में उसके बाहर था और अगले मिनट में अंदर था। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यह मुझे एक नर्वस शॉक देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन खुद को बेत्सी की तरह बात करने में सक्षम पाना एक ऐसा आश्चर्य है जो मुझे चौंका देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उसकी भूमि में हो, सॉहर्स ने कहा। इस अनुकूल देश में सभी जानवर बोलते हैं, और तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि यह तुम्हारी भयानक ही की आवाज निकालने से ज्यादा मिलनसार है, जिसे कोई नहीं समझ सकता। खच्चर इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हैंक ने कहा। ओह, सचमुच? तब तो तुम्हारी बाहरी दुनिया में और भी खच्चर होंगे, बाघ ने नींद में जम्हाई लेते हुए कहा। अमेरिका में तो बहुत सारे हैं, हैंक ने कहा। क्या आप ऑस्ट्रेलिया में अकेले टाइगर हैं? नहीं, बाघ ने स्वीकार किया, जंगल प्रदेश में मेरे कई रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन मैं पन्ना नगर में रहने वाला एकमात्र बाघ हूँ। और भी शेर हैं, सॉहर्स ने कहा, लेकिन मैं इस अनुकूल भूमि में किसी भी प्रकार का एकमात्र घोड़ा हूँ। यही कारण है कि यह भूमि पसंदीदा है, बाघ ने कहा। तुम्हें समझना चाहिए, दोस्त हैंक, कि सॉहर्स इसलिए दिखावा करता है क्योंकि वह सोने की प्लेटों से सुसज्जित है, और क्योंकि हमारे प्रिय शासक ओज़मा ऑफ ओज़मा उसकी पीठ पर सवारी करना पसंद करते हैं। बेत्सी मेरी पीठ पर सवार होती है, हैंक ने गर्व से कहा। बेत्सी कौन है? दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे मधुर लड़की। सॉहर्स ने गुस्से से घुराघुराहट की और अपने सुनहरे पैरों को पटक दिया। बाघ झुक गया और गुर्राया। धीरे धीरे विशाल शेर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसका याल खड़ा हो गया। मित्र हैंक, उन्होंने कहा, यह तो आपका निर्णय गलत है या फिर आप जानबूझकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे मधुर लड़की हमारी डोरोथी है, और मैं किसी भी व्यक्ति से लड़ूंगा, चाहे वह जानवर हो या इंसान, जो इसे नकारने की हिम्मत करेगा। तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। बाघ ने अपने बड़े सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाते हुए गुर्राहट के साथ कहा। तुम सब गलत हो, सॉहर्स ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। कोई भी जीवित लड़की मेरी मालकिन ओज़मा ऑफ ओज़ से तुलना नहीं कर सकती। हाथ धीरे धीरे घूमा जब तक कि उसकी एड़ियां दूसरों की ओर नहीं हो गईं। फिर उसने जिद करते हुए कहा, मैं अपने बयान में गलत नहीं हूँ, और नहीं मैं यह मानूंगा कि बेत्सी बॉबिन से ज्यादा प्यारी लड़की कोई हो सकती है। अगर तुम लड़ना चाहते हो, तो आओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जब वे झिझक रहे थे और संदेह से हाथ की एड़ी को देख रहे थे,
तभी हंसी की एक मजेदार गड़गड़ाहट ने जानवरों को चौंका दिया और अपना सिर घुमाकर उन्होंने देखा कि अस्तबल के शानदार नक्काशीदार प्रवेश द्वार के ठीक भीतर 3 प्यारी लड़कियां खड़ी हैं। बीच में ओज़मा थी, उसकी बाहें डोरोथी और बेत्सी की कमर को घेरे हुए थीं, जो उसके दोनों ओर खड़ी थीं। ओज़मा 2 अन्य लड़कियों से लगभग आधा सिर लंबी थी, जो लगभग एक ही आकार की थीं। बिना देखे उन्होंने जानवरों की बातें सुनी थीं, जो वास्तव में छोटी बेत्सी बॉबिन के लिए एक बहुत ही अजीब अनुभव था। तुम मूर्ख जानवर हो, ओज़ के शासक ने एक सौम्य लेकिन डांटने वाले स्वर में कहा। तुम हमें बचाने के लिए क्यों लड़ रहे हो, जबकि हम तीनों ही प्यारे दोस्त हैं और किसी भी तरह से प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। मुझे जवाब दो, उसने कहा, जबकि वे शर्म से अपना सिर झुकाए हुए थे। महाराज, मुझे अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, शेर ने विनती की। और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया है, ओज़मा ने जवाब दिया। मुझे खुशी है कि तुम और हंग्री टाइगर डोरोथी से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि वह तुम्हारी पहली दोस्त और साथी थी। साथ ही मुझे खुशी है कि मेरा सॉहर्स मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि साथ मिलकर हमने खुशी और गम दोनों को झेला है। हैंक ने अपनी छोटी मालकिन का बचाव करके अपनी आस्था और वफादारी साबित की है, और इसलिए तुम सब एक तरह से सही हो, लेकिन दूसरे तरह से गलत। हमारी उसकी भूमि प्रेम की भूमि है, और यहाँ दोस्ती हर दूसरे गुण से बढ़कर है। जब तक तुम सब दोस्त नहीं बनोगे, तुम हमारा प्यार बरकरार नहीं रख पाओगे। उन्होंने इस फटकार को बहुत विनम्रता से स्वीकार कर लिया। ठीक है, सॉहर्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, अपने खुर हिलाओ, मित्र म्यूर। हैंक ने अपना खुर लकड़ी के घोड़े के खुर से छुआया। चलो दोस्त बनो और नाक रगड़ो, टाइगर ने कहा। तो हैंक ने विनम्रता से बड़े जानवर के साथ नाक रगड़ी। शेर ने केवल सिर हिलाया और खच्चर के सामने बैठते हुए कहा, हमारे प्यारे शासक के किसी भी मित्र का मित्र काया शेर का मित्र है। ऐसा लगता है कि यह आपके मामले को कवर करता है। अगर कभी आपको मदद या सलाह की जरूरत हो, तो दोस्त हैंक मुझे फोन करें। क्यों, ये वैसा ही होना चाहिए, ओज़मा ने कहा, उन्हें पूरी तरह से मेल मिलाप करते देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर वह अपने साथियों की ओर मुड़ी। आओ मेरे प्यारे, चलो हम अपनी सैर फिर से शुरू करें। जैसे ही वे मुड़े, बेत्सी ने आश्चर्य से कहा, क्या ऑस्ट्रेलिया के सभी जानवर हमारी तरह बात करते हैं? लगभग सभी, डोरोथी ने उत्तर दिया। यहाँ एक पीली मुर्गी है, और वह बात कर सकती है, और उसकी मुर्गियाँ भी, और मेरे कमरे में ऊपर एक गुलाबी बिल्ली का बच्चा है जो बहुत अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा रोएदार काला कुत्ता है, जिसका नाम टोटो है, जो लंबे समय से मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में है, और उसने कभी बो वो के अलावा एक भी शब्द नहीं कहा है। क्या तुम जानते हो क्यों? ओज़मा ने पूछा। क्यों? वो एक कैंसस कुत्ता है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इन परी जानवरों से अलग है, डोरोथी ने उत्तर दिया। हैंक कोई परी जानवर नहीं है, टोटो से भी ज्यादा नहीं, ओज़मा ने कहा। फिर भी जैसे ही वह हमारे परिलोक के जादू के प्रभाव में आया, उसने पाया कि वह बात कर सकता है। बिलिना, पीली मुर्गी के साथ भी ऐसा ही हुआ था जिसे आप एक बार यहाँ लाए थे। टोटो पर भी यही जादू हुआ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लेकिन वो एक बुद्धिमान छोटा कुत्ता है और हालांकि वह सब कुछ जानता है जो उससे कहा जाता है, फिर भी वह बात करना पसंद नहीं करता। हे भगवान, डोरोथी ने कहा, मुझे कभी नहीं लगा कि टोटो मुझे इस समय बेवकूफ़ बना रहा है। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चांदी की सीटी निकाली और उस पर एक तीखी आवाज में फूंक मारी। कुछ ही देर बाद तेज कदमों की आवाज आई और एक झबरा काला कुत्ता रास्ते पर दौड़ता हुआ आया। डोरोथी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसकी नाक के ठीक ऊपर अपनी उंगली हिलाते हुए बोली, टोटो, क्या मैं हमेशा तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं रहा हूँ? टोटो ने अपनी चमकदार काली आंखों से उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई। बो वाओ, उसने कहा, और बेत्सी को तुरंत पता चल गया कि इसका मतलब हाँ है। साथ ही डोरोथी और ओज़मा को भी पता था, क्योंकि टोटो की आवाज के लहजे में कोई गलती नहीं थी। ये तो कुत्ते जैसा जवाब है, डोरोथी ने कहा। टोटो, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे बो वो के अलावा कुछ न कहूँ?
टोटो की पूंछ अब जोर जोर से हिल रही थी, लेकिन इसके अलावा वह चुप था। सच में, डोरोथी, बेत्सी ने कहा, वो अपनी भौंकने और अपनी पूंछ से उतनी ही अच्छी तरह बात कर सकता है जितनी हम कर सकते हैं। क्या तुम कुत्तों की ऐसी भाषा नहीं समझती? बेशक, मैं करती हूँ, डोरोथी ने जवाब दिया। लेकिन टोटो को ज्यादा मिलनसार होना चाहिए। देखिए, सर, उसने कुत्ते को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अभी अभी पहली बार सीखा है कि आप शब्द बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या आप नहीं चाहते, टोटो? वूफ, टोटो ने कहा, और इसका मतलब था नहीं। सिर्फ एक शब्द नहीं, टोटो, ये साबित करने के लिए कि तुम उसके किसी भी अन्य जानवर की तरह हो। वूफ, बस एक शब्द, टोटो, और फिर तुम भाग सकते हो। वो एक क्षण तक स्थिर भाव से उसकी ओर देखता रहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, उसने कहा और तीर की तरह तेजी से भाग गया। डोरोथी ने खुशी से ताली बजाई, जबकि बेत्सी और ओज़मा दोनों उसकी खुशी और उसके प्रयोग की सफलता पर दिल खोलकर हंसे। एक दूसरे का हाथ थामे वे महल के खूबसूरत बगीचों में टहलते हुए चले गए, जहां शानदार फूल बहुतायत में खिले हुए थे और फव्वारे अपनी चांदी जैसी फुहारें हवा में दूर तक फेंक रहे थे। और धीरे धीरे, जब वे एक कोने में मुड़े, तो वे शैगी मैन और उसके भाई से मिले, जो एक सुनहरी बेंच पर साथ बैठे थे। जब ओज़ का शासक उनके पास आया तो दोनों ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। आप हमारी ओज़ भूमि का आनंद कैसे ले रहे हैं? ओज़मा ने अजनबी से पूछा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, महाराज, शैगी के भाई ने उत्तर दिया। इसके अलावा मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस रमणीय स्थान पर रहने की अनुमति दी। इसके लिए तुम्हें शैगी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ओज़मा ने कहा। उसका भाई होने के नाते मैंने तुम्हारा यहाँ स्वागत किया है। जब आप भाई को बेहतर तरीके से जानेंगे, शैगी ने गंभीरता से कहा, तो आपको खुशी होगी कि वह आपके वफादार लोगों में से एक बन गया है। मैं खुद अभी उससे परिचित हो रहा हूँ और मुझे उसके चरित्र में प्रशंसा करने लायक बहुत कुछ मिलता है। भाइयों को छोड़कर ओज़मा और लड़कियां आगे बढ़ीं। तभी बेत्सी ने कहा, शैगी का भाई ऑस्ट्रेलिया में कभी भी उतना खुश नहीं रह सकता जितना मैं हूँ। क्या तुम जानती हो, डोरोथी, मुझे विश्वास नहीं था कि कोई भी लड़की कभी भी इतना अच्छा समय बिता सकती है, कहीं भी जितना मैं अभी बिता रही हूँ। मुझे पता है, डोरोथी ने जवाब दिया। मैंने भी कई बार ऐसा महसूस किया है। मैं चाहती हूँ, बेत्सी ने स्वप्नवत होकर कहा, कि दुनिया की हर छोटी लड़की उसकी भूमि में रह सके और हर छोटा लड़का भी। ओज़मा इस पर हंसे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बेत्सी, कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, उसने कहा, क्योंकि लड़कियों और लड़कों की वो पूरी सेना हम पर इतनी भारी पड़ जाती कि हमें वहां से चले जाना पड़ता। हाँ, बेत्सी ने थोड़ा सोचने के बाद सहमति जताई, मुझे लगता है कि यह सच है। अंत।